तो दोस्तों इसमें हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको मात्र 90 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको पूरे 2 मार्क्स कलर आने की गारंटी मेरा है, 20 में 20। ठीक है, मात्र आपको 10 ही लेकिन आंसर देना होता है। ठीक है, यह उसका पार्ट 2 है। आप जानते हैं कि 15-15 क्वेश्चन लाकर हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, ताकि आपको ऊपर बोझ ना बन सके। ठीक है, तो चलिए, आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, 15 क्वेश्चन उसमें करा दिए हैं हम। ठीक है, तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। इसमें हम पूरा गारंटी आपको लेते हैं। फिजिक्स का भी ऐसे ही 120 क्वेश्चन लिए हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हम अंत में बताएंगे कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। तो प्रथम हमारा क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम क्वेश्चन दोस्तों है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो दोस्तों बता दें कि निस्तापन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहीं पर हम याद करा देंगे, आप गौर से सुनिएगा। तो ठीक है, तो निस्तापन, तो निस्तापन जो होता है यह एक प्रकार का अयस्क होता है जो वाष्पशील अशुद्धि होती है। ठीक है, कौन सी? तो वाष्पशील। जब इसे गर्म कर हटाया जाता है तो उसी क्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन जो होता है वह क्या होता है? तो कम ताप पर वाष्पशील अशुद्धि को हटाने के लिए काम करता है। और उसके बाद आपको बता दें भर्जन क्या होता है। तो भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है, जो सल्फाइड अयस्क को जब गर्म करते हैं ना तो वह ऑक्साइड में बदल देता है, तो इसी को भर्जन कहते हैं। यह अधिक ताप पर क्रिया होती है। किस चीज़ पर? अधिक ताप पर सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की क्रिया होती है। तो ठीक है, तो आप कैसे इसे लिखिएगा हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप निस्तापन दे दीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा। अगर अयस्क में वाष्पशील अशुद्धि हो तो इसे गर्म कर हटाने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह समीकरण लिखिए। देखिए समीकरण में थोड़ा फॉल्ट है, हम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, Ca3P2 है, उसके बाद तीर के सिंबल है और यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है जो यहाँ पर आपको हो गया है। ठीक है, 3Ca है और +2P है और ऊपर में है उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी यह डेल्टा है, यह हटाकर। ठीक है, तो चलिए यह हो गया निस्तापन। उसके बाद भर्जन आते हैं। तो भर्जन क्या होता है? तो भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, यह समीकरण है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, यह तीर के सिंबल है, आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, और दोनों में बोले थे क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि निस्तापन कम ताप पर वाष्पशील अशुद्धि को हटाने के लिए होता है, लेकिन जारन अधिक ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो वर्ण लेखा की क्रोमेटोग्राफी, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों हम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आपको ले आ रहे हैं, जो पूरा हम कहते हैं लड़ जाएगा तो लड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इसमें एक बल्ब के जो धातु होते हैं उसको गर्म करते हैं और उसको द्रव में बदलते हैं। ठीक है, जो एक बल्ब के तत्व होते हैं इसका रंग भिन्न होता है। ठीक है, जब इसमें बीच में दो धातु लेते हैं, उस बीच में पेपर लगाते हैं ना, तो दोनों धातु द्रव के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को, यानी धातु को जब अलग, द्रव के रूप में धातु के जब अलग होते हैं, तो इसी क्रिया को वर्ण लेखकी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा, इस विधि में एक बल्ब के धातु को गर्म कर द्रव में बदला जाता है। ठीक है, इनका रंग भिन्न होता है, बीच में पेपर लगाया जाता है, दोनों धातु द्रव के रूप में अलग हो जाते हैं। इस तरह द्रव के रूप में धातुओं के अलग करने को वर्ण लेखकी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो मॉन्स प्रोसेस है। तो दोस्तों बता दें कि मॉन्स प्रोसेस क्या होता है। तो यह निकेल, क्या यह टाइपिंग इसमें 3 नंबर में मिस्टेक बहुत हो गया है। ठीक है, तो देखिए यह निकेल की शुद्धिकरण की विधि होती है, जो 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर सीओ के साथ, किसके? सीओ के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म कर दे। जैसे गर्म करते हैं तो यह कार्बोनाइल देता है, और वही कार्बोनाइल फिर टूटकर, यानी पुनः टूटकर शुद्ध निकेल देता है। ठीक है, यह निकेल बना लीजिएगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना है कि यह निकेल की शुद्धिकरण की विधि है। इसमें अशुद्ध निकेल को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर सीओ के साथ गर्म कर किया जाता है। यह कार्बोनाइल देता है जो पुनः टूटकर शुद्ध निकेल देता है। ठीक है, चलिए हम आपको समीकरण से बताते हैं। तो समीकरण में भी थोड़ा फॉल्ट है, आप ऐसे लिखिएगा, Na। ठीक है, Na प्लस प्लस के सिंबल 4CO। ठीक है, और उसके बाद तीर के सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस है, कितना? तो 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद Na लिखा है और उसके बाद CO के होल 4 लिखा है। ठीक है, होल 4 ऐसे। जब फिर इसको नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट यह NiCO के होल 4, यह 400 डिग्री सी है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर तीर के सिंबल है। उसके बाद इसको जब गर्म करते हैं 400 डिग्री पर, तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस विद्युत विच्छेदन विधि से क्या समझते हैं। तो विद्युत विच्छेदन विधि में क्या होता है, तीन प्रकार के धातु होते हैं, Zn Sn और Pb होते हैं, ठीक है, जिंक Sn Pb, ठीक है। तो इसको शुद्धिकरण होता है। और शुद्ध जो धातु की प्रतिक्रिया यानी अशुद्ध जो धातु होती है उसकी प्रतिक्रिया किससे होती है, तो H2SO4 से। जैसे ही H2SO4 होता है तो लवण बन जाता है H2SO4 से। और उसके बाद कैथोड एनोड बीच में डाल देते हैं, कैथोड एनोड डालकर विद्युत विच्छेदन करते हैं, ठीक है। और कैथोड पर क्या होता है, तो शुद्ध धातु हो जाता है, और जो अशुद्ध धातु होता है यानी अशुद्धि उस वह एनोड पर चला जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है क्या, तो इस विधि से Zn Sn Pb का शुद्धिकरण होता है। अशुद्ध धातु की प्रतिक्रिया H2SO4 से होती है तो लवण बनता है। कैथोड एनोड डालकर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। कैथोड पर शुद्ध धातु जमा होती है तथा एनोड पर अशुद्धि। आपको यह फिगर बना लेना है, ठीक है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यह फिगर है, कैथोड पर क्या हो रहा है, तो यह प्लस बना है यानी शुद्ध धातु, और एनोड पर माइनस, ठीक है। ऐसे फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट है, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको क्या करना है, तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछ रहा है, अक्रिय युग्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो अक्रिय युग्म प्रभाव में दो प्रकार की धातु होती है, किस कि कौन कौन सी होती है, तो एक एसएन होता है और एक पीबी। जो एसएन होता है उसकी परमाणु संख्या 50 होती है और पीबी की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 82 होती है, ठीक है। और दोनों में सेम गुण पाया जाता है, क्या, सेम प्रभाव पाया जाता है। और दोनों की जो दूरी होती है ना, माने एक ही जाति के दोनों सदस्य है, ठीक है। और दोनों की जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक होते हैं ना उनसे काफ़ी दूर होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो दूर होता है तो उसमें आकर्षण यानी खींचने की क्षमता कम होती है, तो आकर्षण बल कम पाई जाती है, ठीक है। जिसके बाहरी कक्ष में क्या होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूर के कारण 2 इलेक्ट्रॉन प्रभावकारी नहीं होता है, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रभावकारी, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा होता है वो अक्रिय यानी बिना सारे से यहीं और रह जाता है, ठीक है। तो इसी को जो अक्रिय माने रह जाता है एक जोड़ा, उसी को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, तो देखिए एसएन की परमाणु संख्या 50 तथा पीवी की परमाणु संख्या 82 होती है। दोनों में यह प्रभाव पाया जाता है, दोनों की दूरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच काफी अधिक होती है, ठीक है। आकर्षण बल कम पाई जाती है। अतः बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रभावकारी रहता है, ठीक है, यह बताए हुए थे। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अक्रिय रहता है, इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्राथमिक सेल तथा सेकेंडरी सेल क्या है। तो प्राथमिक सेल दोस्तों बता दें कि जो एक बार केवल चार्ज किया जाता है, जैसे किसी लैंप के बैटरी हो जाता है उसको एक ही बार चार्ज किया जाता है। अब तो लैंप डिजिटल आ गया, पहले की एक बैटरी लग जाता था जो चार्ज और नहीं वही चलता था, ठीक है। और द्वितीयक सेल वह होता है जो बार बार चार्ज और डिस्चार्ज, जैसे मोबाइल की बैटरी होता है। और जैसे और प्राथमिक सेल में क्या होता था, तो एक बार चार्ज हो जाता था तो उसका यानी जो मजबूती होता था वह घटने लगा, यानी क्षमता जो कहलाता है ना वह कम होने लगता था। इसमें क्या है, द्वितीयक सेल में तो वैसा नहीं है, चार्ज कीजिए तो फिर वैसा ही जैसे पहले क्षमता था वैसा हो जाएगा, उसके बाद डिस्चार्ज होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता नियत रहती है यानी बराबर, ठीक है। तो ये कैसे लिखिएगा, तो प्राथमिक सेल हेडिंग देखिएगा, वैसे सेल जो एक बार चार्ज किया जाता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसकी क्षमता उपयोग में लाने के बाद घटती है। और द्वितीयक सेल में आप क्या लिखेंगे, तो वह वैसा सेल जो एक बार चार्ज, जो बार बार चार्ज, ठीक है, तथा डिस्चार्ज होता है, यानी इसकी क्षमता नियत होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। तो दोस्तों बता दें कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम हम पार्ट 1 में लाए थे, और पार्ट 2 में प्रथम नियम, क्योंकि प्रथम नियम बहुत कम बार पूछा है और द्वितीय नियम ज़्यादा बार, इसीलिए उसको पहले लाए थे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताना है फैराडे के विद्युत में, आपको सेम ऐसे लिखना है। क्या होता है, तो पदार्थ की जो मात्रा होती है वह कैथोड एनोड पर जमा होती है, वह प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा। एम क्या होती है, तो पदार्थ की मात्रा और क्यू आवेश, ठीक है। प्रथम नियम से क्या होता है, तो एम समानुपाती क्यू, ठीक है। और एम बराबर जेड क्यू यानी जेड कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, तो देखिए यह पूछ रहा है 5 एम्पियर की विद्युत धारा CuSO4 के घोल से 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, कैथोड पर कितना Cu जमा होता है। दोस्तों यह बहुत बार 5 मार्क्स में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2 मार्क्स में भी पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका हल कर कर हम दिखलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसमें सबसे पहले 5 एम्पियर यानी आई दिया हुआ है, तो कितना आई 5 एम्पियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए CuSO4 यानी समतुल्य भार, ई समतुल्य भार को ई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा, तो ई आपको हम बता दें तो 63.5, ई निकालने के लिए यह मास द्रव्यमान परसेंट हो गया, ठीक है। और जब इसका एथी निकालते हैं समतुल्य भार तो 2 से भाग देते हैं, जब 2 से भाग देंगे तो 31.75 आ जाएगा ग्राम, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या, तो टी दे रहा है, टी कितना दे रहा था 20 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदल देंगे, 60 से गुना करेंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो एम निकालना है। क्या, तो एम निकालना है, एम बराबर 1। तो दोस्तों डायरेक्ट हम एक फार्मूला बनाए थे क्या, तो दोस्तों एम बराबर जेड क्यू होता है, उस सब हटाकर जेड के फिर जेड के बाद जेड बराबर ई बटे एफ लिखे, उससे बढ़िया डायरेक्ट हम एम के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, एम बराबर ई बटे एफ इंटू आई इंटू टी होता है। ठीक है, जो ई होता है यह समतुल्य भार, और जो एफ होता है यह समतुल्य फैराडे स्थिरांक होता है जो 96,500। आई आवेश और टी समय होता है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। तो मान जैसे रखते हैं तो ई के मान कितना था, तो 31.75। फैराडे का मान कितना, तो 96,500 कूलम। ठीक है, आई कितना था, तो 5 एम्पियर, और टी कितना था, तो 1200। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 193 आएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेंगे तो आप कितना आएगा, तो देखिए 12 गुने 31.75 हो गया। उसके बाद नीचे बाटा 193 हो गया। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना 1.8 ग्राम आएगा, यानी एम का मान इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए यह बहुत बार पूछा गया, आप डायरेक्ट भी आंसर याद कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में बना सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया की कोटि। तो दोस्तों हम पार्ट 1 में लाए थे शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, जो बहुत बार पूछा गया था। यह भी है जो प्रतिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी लेकर हम आए हैं, क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, तो इसमें जितना भी पद होता है ना, मतलब जितना संख्या इसका होता है उतना पद यह पूरा का पूरा भाग ले लेता है किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में। ठीक है, और जितना भाग लेता है, जितना उसका प्रतिकारक के सांद्रता के रूप में जो बचता है, तो उसके जितना का सभी को जोड़ देते हैं, यानी योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। जब जोड़ते हैं जो प्रतिकारक आता है तो उसमें प्लस भी यानी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, माइनस या जीरो भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में जितना पद भाग लेता है प्रतिकारक के सांद्रता के योगफल की प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, या प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कोलाइडल घोल। दोस्तों यह 1 नंबर नहीं, यह 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बनाइए, यह 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कोलाइडल घोल से आप क्या समझते हैं, कोलाइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडियल सोल्यूशन क्या है, तो यह छोटे अणु के मिलने से बनता है। ठीक है, जो क्या छोटे छोटे जब अणु मिलते हैं तो यह बहुत गाढ़ा घोल हो जाता है, क्या बहुत गाढ़ा ऐसे। ठीक है, तो गाढ़ा हो जाएगा तो यह तो जाहिर सी बात है कि अपारदर्शी हो जाएगा, यानी नहीं लोग कहते लिखेंगे यह अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी होता है यानी यह जम भी जाता है। क्या, जैसे हो जाता है कि शहद जो होता है कि कुछ दिन छोड़ने के बाद जम जाता है, ब्लड भी जम जाता है, कुछ दिन छोड़ने के बाद गंध भी जम जाता है। तो आप ऐसे लिखिएगा इसको कि यह छोटे अणु के मिलने से बनता है, यह गाढ़ा घोल होता है, यह अपारदर्शी होता है, यह घोल जम जाता है, जैसे शहद, दूध, गंध, ब्लड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 11 नंबर क्वेश्चन में, तो लायोफिलिक जल से नहीं तैरता था, लायोफोबिक जलरोधी क्या है। तो दोस्तों लायोफिलिक यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो लायोफिलिक ऐसे ही याद कीजिएगा, लायोफिलिक इंग्लिश याद कीजिएगा। ठीक है, जल से नहीं और जलरोधी कम ही पूछता है। ठीक है, तो लायोफिलिक क्या होता है, तो यह ऐसे कोलाइडल घोल होते हैं जो जल में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसे जल से नहीं, यहाँ इतना है, इसे जल से नहीं कहा जाता है। जैसे दूध हो गया, यहाँ कोमा हो जाएगा, ब्लड हो गया, दोनों जल में बनता है। ठीक है, यानी इसके बाद हम देखते हैं तो लायोफोबिक, इन दोनों में अंत क्या है पूछ रहा है। तो लायोफोबिक क्या है, तो यह कोलाइडल घोल जो होता है जो जल से घृणा करता है, यानी बिना जल के काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे में मक्खन, तेल, शहद या जल के ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कुछ वैसे कोलाइडल घोल होते हैं, या कोलाइडल, थोड़ा गलती है। ठीक है, जो जल से घृणा करते हैं इसे जलरोधक कोलाइडल घोल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मक्खन, तेल और शहद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हार्डी सोल्ज लॉ। ठीक है, यानी हार्डी सोल्ज नियम क्या है, तो देखिए इसको आप लोग बाद में लिखिएगा, यह जो है ना इतना, इसको बाद में, इसमें पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ी है। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, यह हार्डी सोल्ज, यह जो थे ना, यह हार्डी और यह सोल्ज, यह 2 गो वैज्ञानिक थे। क्या, 2 गो वैज्ञानिक, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर प्लस और माइनस साइन को क्या, तो एक श्रेणी में सजा दिया तथा उसे कोलाइडल घोल बनाया जो अधिक आवेश के मिलने से बनता है। क्या, जो माने दोनों को जब एक श्रेणी में बनाया तो जो अधिक आवेश के माने दोनों जब मिलते हैं तो अधिक आवेश के मिलने से बनता है, उसे जो कोलाइडल घोल क्या होते हैं, तो अस्थाई हो जाते हैं। तो आप लिखिएगा दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर प्लस माइनस साइन को एक श्रेणी में सजाया तथा उससे कोलाइडल घोल बनाया जो अधिक आवेश के मिलने से बनते हैं। वह कोलाइडल घोल अधिक अस्थाई होता है जो अधिक आवेश के मिलने से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इतना।
पॉजिटिव और Na प्लस माइनस निगेटिव Cl माइनस, ठीक है, या Ca प्लस इतना या लिखिएगा। उसके बाद इसको क्रम में सजा दीजिएगा क्या, तो देखिए Na प्लस और Cl माइनस यह आगे हो गया, ठीक है, CaCO3 ऐसे ही आपको इसको बढ़ाइएगा, एक श्रेणी में सजा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर 13 खत्म हो गया। हम 2 आपको और नेक्स्ट उसमें माता है पार्ट 3 में लाएंगे तो 2 ज़्यादा बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम पार्ट 3 में आपसे।